क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद काफी देर तक ये कार्रवाई चलती रही। इसे लेकर वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा उठाया। दवे ने कहा, मुझे दुख हो रहा है कि दुनिया को पता है कि आपने रोक लगाई है, लेकिन वो रुक नहीं रहे। इससे गलत संदेश जाता है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वो अधिकारियों को तुरंत आदेश के बारे में सूचित करें। इसके बाद जाकर एमसीडी ने अपना बुलडोजर रोका। आज सुप्रीम कोर्ट अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए कहता हुआ दिखा कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। कोर्ट ने कहा, इस मामले में गुरुवार को यानी कल सुनवाई होगी। जहांगीरपुरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर तो रोक दिए गए हैं, लेकिन कई लोगों का नुकसान हो गया है। मेरे साथ अकबर है। अकबर, जहां पर खड़े हैं यहीं पर इनकी दुकान थी, पूरी की पूरी दुकान तोड़ दी गई है। क्यों तोड़ा गया आपकी दुकान? क्यों तोड़ा गया, क्या नहीं किया, ये इसके बारे में नहीं पता। इसमें क्या राजनीति हो रहा है मुझे नहीं पता जी। जब सुबह यहाँ पर फोर्स और ज़्यादा आने लगे, सुनने में ये आया कि एमसीडी आएंगे, यहाँ तोड़ फोड़ होंगे। तो मैंने एमसीडी वाले से पूछा, कुछ पुलिस वाले से पूछा, मीडिया वाले से पूछा कि जी यहाँ पर मेरी रेडी रखता है, ये रेडी में हटा दूँ? तो उन लोगों का नहीं, रेडी में कुछ नहीं होगा, ये तो कबाड़े के बोरे के लिए आ रहे हैं। तो अगर वो मुझे क्या देते हैं कि नहीं रेडी भी टूटेंगे या हटाए जाएंगे तो मेरा इतना नुकसान नहीं होता। मेरा कम से कम 70-80 हज़ार का सामान था, सब तोड़ फोड़ के सब ले गए। मैं रेडी पटरी लगाने वाला हूँ, लीगल या अनलीगल इतना नहीं पता मुझे, पर मुझे इतना पता है 2006 से मैं यहाँ दुकान लगा रहा हूँ। हालांकि मेरा उसका प्रूफ भी है, मेरे पास चालान भी रखा हुआ है, कागज भी रखा हुआ है, वो सब रखा हुआ है। कोई नोटिस दिया गया तोड़ने के पहले? जी कुछ नोटिस नहीं मिला मुझे, अगर मिलता तो मैं सारा हटा लेता। ये मस्जिद है और मस्जिद के पास में कुछ घरों के बाहर तोड़ फोड़ हुई है। मैं कोशिश करता हूँ आपको कुछ तस्वीरें और दिखाने की। यहाँ से कुछ मलबे को हटाया गया है और आगे ये मस्जिद है। मस्जिद के बगल में 2 घर थे, उन घरों में भी तोड़ फोड़ हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी के बुलडोजर बंद हो गए हैं। उन्होंने तोड़फोड़ तो बंद कर दी है और एमसीडी के कर्मचारी अब जो मलबा यहाँ पड़ा हुआ है उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मस्जिद के बगल में कुछ घरों को तोड़ा गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स तैनात है और यहाँ पर भी मस्जिद के बगल में कुछ घरों में तोड़फोड़ हुई है। ये देखिए, ये सामने जो घर हैं, इस घर के सामने जो सीढ़ी है उस सीढ़ी को तोड़ा गया है और कुछ ये आसपास का हिस्सा है इसको भी तोड़ा गया है। तो इस तरह से लोग अपनी छतों से देख रहे हैं, अपनी छतों से लोग देख रहे हैं कि किस तरह से उनके घरों को तोड़ा गया है। यहाँ पर पुलिस बल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तैनात किया गया है और आप देखें कि दिल्ली पुलिस के अलावा पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान भी यहाँ पर तैनात हैं। ये मस्जिद का बाहरी हिस्सा था जिसको तोड़ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस बल लगा दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि ये जो जगह है वो इंक्रोचमेंट करके बनाई गई थी, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था। अचानक से एमसीडी की ये कार्रवाई हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। तो थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बुलडोजर बंद कर दिए गए हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में शामिल 5 आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को दंगाइयों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार करने का निर्देश दिया था। जिन आरोपियों पर एनएसए लगाया गया उनके नाम अंसार सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और अहीर हैं। इस मामले पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीता शर्मा मौजूद हैं। नीता, इस पर क्या कार्रवाई और हुई है और एनएसए की जरूरत क्यों पड़ी? एनएसए इसलिए लगाया जाता है शारी, क्योंकि आपका एक रिकॉर्ड होता है, पिछले कुछ केसेस होते हैं, लेकिन जो पुलिस है ज्यादा उन मामलों में कुछ कर नहीं पाती है। तो यही वजह है कि एनएसए लगा देती है। ये काफी स्ट्रिंजेंट एक्ट है जो पुलिस को पावर्स देता है कि एक एक्यूज को 12 महीने तक आप डिटेन कर रख सकते हो। हालांकि 12 दिन में
जो है आपको इसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजना होता है और उसे रैटिफाई करवाना होता है, ये एनएसए का कानून कहता है। तो स्ट्रिंजेंट एक्ट है, इसीलिए लगाया गया है क्योंकि कार्रवाई करनी थी। दिल्ली पुलिस अब जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं, कल बताया गया था कि 24 उनकी संख्या थी, जिनमें 21 जो थे वो मेजर थे और 3 जुवेनाइल्स थे। इन सबकी 360 डिग्रीज इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यही वजह है कि एक टीम जो है वो वेस्ट मिदनापुर भी पहुंची हुई है, क्योंकि बेशक से पुलिस ने रिकवरी कर ली हो, लोकल कट्टे बरामद कर लिए हो, तलवारें बरामद कर ली हो, लेकिन इनका सोर्स क्या था, इन्हें ये वेपन्स मिले कहां से थे, ये जानकारी भी इकट्ठा करना पुलिस का काम है, क्योंकि उसे कोर्ट में ये सब बातें बतानी होंगी। यही वजह है कि पूरी 360 डिग्री, पूरी चारों तरफा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम वहां पर भी पहुंची, क्योंकि ज्यादातर जो अपराधी पकड़े गए हैं इस मामले में, वो उनका लिंक जो है वो वेस्ट बंगाल से निकलकर सामने आ रहा है, ऐसा पुलिस का दावा है। कई और पहलू हैं जिनके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। जहांगीरपुरी का मामला जो है काफी सनसनीखेज हो गया है। आने वाले दिनों में और ज्यादा वहां पे हमें सिक्योरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में ईद है शारिक, और साथ में उसी दिन अक्षय तृतीया भी है। तो ऐसे में नॉर्थ वेस्ट जो जिला है वहां पर काफी मिक्स्ड पॉपुलेशन रहती है। तो कल हमने देखा था उसकी तैयारियां जो है वो ग्राउंड पर हो रही थी, और पुलिस जो है पुलिस बलों को बुलाया जा रहा था, पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करने की बात जो है सीनियर ऑफिसर्स भी कर रहे थे। शारिक, शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए और बताने के लिए कि आखिर एनएसए की जरूरत क्यों पड़ी। पुलिस अब हर एंगल पे जांच कर रही है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी कहे जाने वाले अंसार के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर पहुंची, जो अंसार की नानी का घर है। आपको बता दें कि जिन 5 आरोपियों के खिलाफ एनएसए लगा है, उनमें अंसार भी शामिल है। यूपी के मेरठ से गिरफ्तार कथित 2 पशु तस्करों की असम के कोकराझार में एक हमले में मौत हो गई। असम पुलिस के मुताबिक दोनों पशु तस्करों को जांच के लिए ले जाया जा रहा था, जब संदिग्ध उग्रवादियों ने हमला किया। इस हमले में दोनों पशु तस्कर मारे गए और 4 पुलिस वाले भी घायल हुए। मेरठ में गिरफ्तारी के बाद दोनों पशु तस्करों को असम पुलिस के हवाले कर दिया गया था। असम पुलिस ने हमले वाली जगह से एक AK-47 भी बरामद किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुमार विश्वास के घर पहुंची पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास के खिलाफ FIR दर्ज की है। यह FIR पंजाब चुनाव के दौरान कुमार विश्वास के अरविंद केजरीवाल पर दिए बयान को लेकर दर्ज की गई। कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल आजाद खालिस्तान के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। आज पंजाब पुलिस की एक टीम कुमार विश्वास के घर उन्हें नोटिस देने पहुंची थी। नोटिस में उनसे जांच में शामिल होने को कहा गया। कुमार विश्वास ने ट्वीट किया, सुबह सुबह पंजाब पुलिस द्वार पर पधारी है। एक समय मेरे द्वारा ही पार्टी में शामिल कराए गए भगवंत मान को आगाह कर रहा हूं कि तुम दिल्ली में बैठे जिस आदमी को पंजाब के लोगों की दी हुई ताकत से खेलने दे रहे हो, वो एक दिन तुम्हें और पंजाब को भी धोखा देगा। मेरी चेतावनी याद रखे। वहीं आप नेता नरेश बालियान ने ट्वीट किया, कांप क्यों रहे हो? जो बोला था चुनाव से पहले आपने, उसी का तो सबूत मांगने पहुंची है पंजाब पुलिस। दे दो, बात खत्म। ऐसे कैसे चलेगा? मैं पंजाब जीत की खुशी में मिठाई खिलाने पहुंचा तो आपने ही खाए। फिलहाल आप पंजाब पुलिस की चेतावनी याद रखो। महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर विवाद के बीच सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट की भरमार हो गई है, जो वर्तमान माहौल में आग में घी का काम कर रही है। इसलिए महाराष्ट्र साइबर सेल ने ऐसे पोस्ट की पहचान कर उसे डिलीट करना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 महीने में ऐसे करीब 700 सांप्रदायिक पोस्ट की पहचान की है। ऐसा पोस्ट डालने वालों के खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक पिछले 4 महीने में तकरीबन 12,000 पोस्ट को डिलीट किया गया है और ऐसे मामलों में 300 FIR दर्ज की गई। ऐसे पोस्ट की पहचान के लिए पुलिस खास टूल का इस्तेमाल कर रही है। शहर, राज्य या देश या फिर समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलाने में, आग में घी डालने का काम करती है तो वो सोशल मीडिया। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों की सोशल मीडिया
पोस्ट पर नज़र रखा जाए और जहां भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक कुछ पोस्ट की जाती है उसे तुरंत डिलीट किया जाए। और यही काम कर रहा है महाराष्ट्र का साइबर सिक्योरिटी जो है कि पूरा सेल है एक तरह से, जो लगातार 24 घंटे इस तरह की नज़र रखता है। हम इस समय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट में आए हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 24 घंटे लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। लगातार 24 घंटे दिन रात इस तरह की ये टीमें जो है ये पूरी नज़र रखती हैं और कोशिश पूरी यही रहती है कि समाज में शांति बनी रहे। इस तरह के सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कोई सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा न सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। इस तरह के पूरे लोग दिन रात काम करते रहते हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पेशल आईजी महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट के यशस्वी यादव जी। सर, बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है इस समय, खास करके क्योंकि इस तरह का धार्मिक उन्माद बढ़ता है और तनाव बढ़ता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल सोशल मीडिया का हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, बेशक ये बात सच है क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही पोटेंट और शक्तिशाली माध्यम के रूप में उभर कर आया है, जिससे कि कोई भी न्यूज़, चाहे वो डिफेमेटरी हो, चाहे वो मैलिशियस हो, मैलाफाइड हो, या किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा हो, या कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही लाइटनिंग स्पीड के द्वारा इंटरनेट के द्वारा प्रसारित की जा सकती है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हमको बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए हमें बहुत ही अधिक सचेत रहना पड़ता है और प्रोएक्टिवली 4 टीम्स महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट की पूरा इंटरनेट को मॉनिटर करती रहती हैं और ऐसी कम्युनल हेट्रेड को उकसाने वाली न्यूज़ या पोस्ट या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध को करने के लिए प्रेरित करने वाली न्यूज़ को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और उसमें 2 फोल्ड एक्शन लेते हैं तुरंत। तो अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है, खास करके मस्जिदों पर से लाउडस्पीकर हटाने की बात है, उसके बाद क्या इस तरह के पोस्ट में बढ़ोतरी हुई है और कैसे आप लोग उसे रोक पा रहे हैं? जी हाँ, बेशक बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 दिनों में हमें देखा है कि लगभग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, स्पर्ट हुआ है ऐसी कम्युनल हेट्रेड काइंड ऑफ पोस्ट में। और लगभग 15 दिनों में हमारी ये जो 4 टीम्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं ने ऐसी 700 से अधिक पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव थी और जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। ऐसी पोस्ट पे 2 फोल्ड एक्शन हुआ है। नंबर 1, उन इंटरमीडियरीज के पास तुरंत हमारा ईमेल्स गए हैं जिसमें ऐसी पोस्ट्स को डिलीट करना या टेक डाउन, उसको टेक्निकली कहा जाता है, टेक डाउन करने की हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ उन क्रिमिनल्स जिन्होंने ऐसी फेक आइडेंटिटी यूज़ करके ये पोस्ट डाली है, उनका रियल आइडेंटिटी और उनका आईपी एड्रेस हमने उनसे मांग की है। बहुत सारे केसेस में हमें मिल भी गया है, बहुत सारे केसेस में प्रोसेस चालू है। तो अभी तक कहीं ऐसी भी नौबत आई है कि एफआईआर वगैरह दर्ज करवाना पड़ा हो या किसी की गिरफ्तारी हुई हो? जी हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस में, लगभग मेरी नॉलेज के अनुसार 70 से अधिक केसेस में एफआईआर्स और बाकी लीगल एक्शन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।